प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। गणित में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि द्विघात समीकरण चैप्टर जो है अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो और फार्मूला और प्रश्नावली 4.1 का कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई भी कर चुके हैं। तो आज इस चैप्टर का दूसरा क्लास होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 4.1 में अगर देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1, 2 और 3। हमने आपको बोला था कि 4 से लेकर के 8 तक आप बनाइएगा घर पे। अगर आपने बनाया है तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, नहीं बनाए हैं तो अभी देखिएगा कि कैसे बनाएंगे। जो लोग बना चुके हैं वो मिलाइएगा कि हाँ कैसे हमने बनाया है और आपने कैसे बनाया है। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखना, सीखना, समझना जो है शुरुआत करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, x-3 इंटू 2x+1। तो जो भी चीज़ें हैं उसको सेम टू सेम पहले लिखेंगे। x-3 इंटू जो है आपका 2x+1 है और बराबर में है x इंटू x+5। अब इसको आपको इसके बारे में बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये जांच करके बताना। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। इस सरल करने के दौरान आपको इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है, फिर x से इसको गुना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताए थे पिछले क्लास में कि कोष्ठ वाले अगर 2 कोष्ठ है तो उसको गुना कैसे करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक कोष्ठ में से आप एक संख्या निकाल लीजिए। तो ये जो फर्स्ट कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ, इसमें से x को हम निकाल लेते हैं और जिसमें से नहीं निकाले हैं उसको सेम टू सेम इसके सामने में लिख देंगे। तो जो नहीं निकाले हैं वो है 2x+1। x निकाल लिए थे तो -3 बच गया था, माइनस प्लस के साथ हम लिखते हैं। प्लस बचा होता तो +3 लिखते, माइनस बचा हुआ है तो -3 लिखे हैं। -3 यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लिख लिया और फिर उसी को सेम टू सेम क्या कर देंगे, लिख देंगे जिसमें से नहीं निकाले हैं। दाहिने साइड आप लोग देख पा रहे हैं कि x को आप गुना करेंगे x से और फिर x को गुना करेंगे 5 से। तो x को x से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा x²। x को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। फिर बाएं साइड भी इसी तरह से गुना करना होता है। x से कोष्ठ के अंदर 2 संख्याएं हैं, एक है 2x और एक है 1, तो दोनों को गुना करना होगा। तो x से 2x को गुना कीजिएगा तो ये होगा 2x²। x को +1 से गुना कीजिएगा तो ये x हो जाएगा। -3 से 2x को गुना कीजिएगा तो -3 दूना 6x, कितना होगा, 6x होगा। -3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब दाहिने में देखिए तो आपको दिख रहा है ये जो भी चीज़ें दिख रहा है दाहिने में, हमारे हिसाब से उसको बाएं ले लेते हैं हम। बाएं कर लीजिए, बाएं करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। x² बाएं आएगा तो -x² होगा, +5x बाएं आएगा तो -5x होगा। दाहिने में अब कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ध्यान लगाइएगा जरा इधर, ये 2x² और ये -1x², ये हो जाएगा 1x²। फिर आप देख पा रहे हैं कि -6x -5x, ये हो गया -11x और ये +1x। तो -11 और +1 हो जाएगा -10x। ठीक, इसके बाद बच कौन रहा है, तो -3 बच रहा है। तो हम इस -3 को सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख लेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। अब ये देखिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो एकदम बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण है। क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण है।
या द्विघात समीकरण है। क्यों है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा घात जो है वो 2 है। इसके बाद कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे बड़ा घात अगर 2 दिखाई दे रहा है तो ये द्विघात समीकरण होगा। इसी तरीक़ा से हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू x - 3। तो 1 मिनट 5 नंबर को जल्दी सॉल्व करते हैं। 2x और -1 था और इंटू में दिया गया था आपको x - 3, x - 3 और बराबर में देखिए क्या है, बराबर में है x + 5 x - 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x + 5 इंटू x - 1। ठीक है, x + 5 इंटू x - 1 हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम काम क्वेश्चन नंबर 4 के तरह ही यहाँ पर करना होगा। इसमें 2 कोष्ठ को गुना करना है तो हम 2x को निकालते हैं बाहर, और ये जो x - 3 है इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर -1 को बाहर निकालेंगे और फिर यहाँ पर x - 3 यहाँ पर सेम टू सेम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और फिर दाहिने साइड देखिए तो आपको x दिखेगा, इसमें आपको x - 1 दिख रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे +5 बच गया, +5 को निकाल लीजिए और फिर x - 1 आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब आप इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 2x को इस x से गुना कीजिएगा, 2x²। 2x को -3 से गुना कीजिएगा तो -6x होगा। -1 से x को गुना कीजिएगा तो -1, -1 से -3 को गुना कीजिएगा तो +1 × 3 तो 3 ही होगा। दाहिने साइड में है x को x से गुना, ये हो जाएगा x²। x को -1 से गुना करेंगे तो -x, 5 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5। अब यहाँ पर दाहिने में जितने भी चीज़ें हैं सबको बाएं ले आइए, तब देखिएगा कि क्या चीज़ें आपको मिल रहा है। पहले तो जो बाएं साइड में लिखा हुआ है उस सभी को सेम टू सेम आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, और दाहिने में अब जो भी चीज़ें सबको बाएं लाइए तो x² बाएं आएगा -x² होगा, ये -x आएगा तो +x होगा, 5 आएगा तो -5x होगा, -5 आएगा तो +5 होगा, दाहिने में हो गया 0। अब यहाँ पर जोड़ घटाव करने का काम शुरू कर दीजिए। क्या होगा देखिएगा। ये तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये क्लियरली कट ही जाएगा। -x से ये वाला +x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आप देखने, सीखने, समझने की जो है कोशिश करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलो ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आपको कि ये 2x² और -1x², मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1x²। इसके बाद यहाँ पर ये आपको 6x और -5x दिख रहा होगा। पावर 2 वाला का संक्रिया पहले करते हैं, पावर 1 वाला का संक्रिया बाद में, और पावर 0 वाला का बाद में। तो सबसे पहले पावर 2 वाला का जोड़ घटाव किया हमने, तो 2x² में से 1x² घट गया तो 1x² बचा, 6x और 5x, ये हो जाएगा -11x। इसके बाद बच रहा है आपके सामने +3 और +5, तो ये हो जाएंगे +8, और दाहिने में 0 है तो हो जाएगा 0। और क्या होगा सो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब टिक हटा लीजिए, कोई बड़ी चीज़ें ये नहीं है। अब क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं x² - 11x + 8 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है। 5वां के बाद आप 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या था x² और +3x और +1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर था, x - 2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो चलिए
इसको सॉल्व करते, बाएं तरफ आपको कुछ नहीं करना है, जो भी है सेम टू सेम लिख देंगे आप, कोई इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दाहिने साइड x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपको इसे तोड़ना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b और प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x, ये प्लस 1 हो गया, ये दाहिने में x स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि बराबर के बाएं दाएं जो एक जैसा चीज़ होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये 3x प्लस 1 बाएं में दिख रहा है, दाहिने में आपको माइनस 4x दिख रहा है, तो इसको प्लस 4x कर लीजिए। आप प्लस 4 दिख रहा है, इसको माइनस 4 बराबर क्या कर दीजिए, 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए जोड़ घटाव करके क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्लस 3x प्लस 4x, ये हो जाएंगे प्लस 7x, 1 और माइनस 4, ये हो जाएगा आपको माइनस 3 और बराबर 0। अब आप खुद देख के बताओ कि ये द्विघात समीकरण है क्या। बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात एक ही है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब चलिए हम लोग जो है छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, चेक करेंगे कि आखिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। छठा बन गया आपका। 7वां पूछ रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं चेक कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ये x प्लस 2 का होल क्यूब था और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं कैसे पता चलेगा। ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर इसे आपको तोड़ना होगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं अभी तत्काल लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर नहीं याद हो तो पता चल जाए। याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र है, ये फार्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। 2 फार्मूला होता है, जनरली हम यही यूज करेंगे, यानी कि इसको पहले आपको a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ना होगा। चलो तोड़ते हैं भाई सब, क्या दिक्कत है। देखिए a प्लस बी, x को a मान लीजिए, 2 को b मान लीजिए, उसका होल क्यूब कीजिए। तो सबसे पहले आपको a क्यू करना है, यानी कि x का क्यू करना है, प्लस b क्यू, तो b है 2, तो 2 का क्यू करना है, आप प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a है x, तो इसका x का हो जाएगा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, तो b है आपका 2। फिर आपको लिखना है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, b है 2, तो 2 का स्क्वायर करना होगा। दाहिने में जो चीज़ है वो देखिए, 2x को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x क्यू होगा, नहीं होगा, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो फिर 2x को माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 2x होगा। अब बढ़िए आगे, अब क्या करेंगे, सो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। है क्या, ये x क्यू आपको दिख रहा है, फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 का क्यू, 2 का क्यू होता है आपका 8, फिर इसको गुना करना इस वाले पार्ट को, तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर
6x² होगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और उसको 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12x। दाहिने में जो भी चीज़ें हैं इसको बाएं कर लेते हैं। 2x³ बाएं आएगा तो -2x³ होगा, प्लस में हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि दाहिने में है -2x। दाहिने में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, ये x³ और ये -2x³ हो जाएगा -x³। कैसे? क्योंकि ये प्लस 1x³, ये -2x³ तो -1x³ तो बचेगा। पावर 3 वाला का संक्रिया करने के बाद पावर 2 वाले के ऊपर धावा डालेंगे तो पावर 2 वाला एक ही है, +6x² तो +6x² लिख लेंगे। इसके बाद पावर 1 वाला में देख सकते हैं कि यहाँ पर 12x और 2x तो ये +14x हो जाएंगे। प्लस कितना होगा, प्लस में होगा यहाँ पर आपका 14x, और फिर जो अचर संख्या है वो 8 है, यहाँ पर केवल 8, तो 8 लिख दीजिए बराबर में 0। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बोलेंगे ये तो सर द्विघात समीकरण है ही नहीं। कैसे नहीं है सो देखिएगा। अभी ये द्विघात समीकरण कैसे नहीं है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा घात 3 है तो ये त्रिघात समीकरण हो सकता है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, इसका 8वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे बनाने का, क्या बता रहा है ये नहीं बता रहा है। पहले 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि है क्या। तो यहाँ से आपको 8वां नंबर क्वेश्चन जो है दिखेगा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि x³ -4x² -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x - 2 का होल क्यूब यानी कि a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना होगा, तब पता चल पाएगा। चलिए देखते हैं, x³ -4x² -x + 1, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या x - 2 का होल क्यूब है। चलो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था आपका x³ ठीक है, और -4x² और -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब था। इसको a - b के होल क्यूब के फार्मूला पर सॉल्व करना होगा। a - b के होल क्यूब का फार्मूला हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला है वो सब कुछ a + b के होल क्यूब के जैसा ही होगा, लेकिन कुछ जगहों पे यहाँ पे माइनस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा a³ - b³ और -3ab और प्लस 3ab², 3ab²। ये सूत्र है a - b के होल क्यूब का, आपको कई बार हमने इसके बारे में बताया भी होगा। बाएं साइड अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, x³ -4x² -x + 1 सेम टू सेम लिखना है। दाहिने साइड x - 2 का होल क्यूब करना है। करो, दिक्कत क्या है, x - 2 का होल क्यूब यानी कि a - b का होल क्यूब। सबसे पहले आपको a³ करना है, x a मान लीजिए और 2 को b मान लीजिए, तो a³ हो गया, -b³ तो 2 का करना होगा क्यूब, और -3 × a² यानी कि x² और इंटू b यानी कि 2, और +3 × a × b²। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x³ -4x²
एक्स प्लस 1, दाहिने में ये एक्स क्यू है ही। ये -2 का जो क्यू है ना, ये 2 का क्यू हो जाएगा 8। फिर क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आपको गुना करना है, तो 3 दूना 6x स्क्वायर, 6x² होगा। इसको भी गुना करना है तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि प्लस 12x होगा। 12x हुआ। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि बराबर के बाएं दाहिने जो एक जैसा होगा उसको काट देंगे, तो ये +x³ और +x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो बचा अब उस पर आप सोचिए क्या होगा, समझिएगा। ये -4x³ दिख रहा है, सेम टू सेम पहले लिख लीजिए जो बच रहा है, -4x³ -x + 1, -8 को बाएं लाएंगे तो ये +8 हो जाएगा, -6x को लाएंगे तो ये +6x² होगा, और प्लस में आपको 12x लिखना होगा। बराबर में 0 है तो 0 तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है ना क्यू नहीं है, स्क्वायर है। मैंने क्या कर दिया, ये 4x² है ना जी, ये क्यू नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पर लिख लेना होगा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। अब देखिए -4x² आप +6x², ये 2x² होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे यस सर होगा। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर एक चीज़ जो है देख पाएंगे, 1 मिनट, यहाँ भी हल्का समस्या देखिए कि क्या हो रहा है। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 12x प्लस में है, बाएं आएगा तो -12x हो जाएगा, ठीक है। तो -12 हम काउंट करेंगे तो -12x और -1x ये हो जाएंगे -13x, और ये जो 8 दिख रहा है और ये +1 दिख रहा है तो 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, दाहिने में है 0। अब जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको ध्यान से देखिए कि क्या बता रहा है ये रिजल्ट आपको। 2x² -13x + 9 = 0। सबसे बड़ा घात 2 है, ये इसीलिए द्विघात समीकरण, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है वो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने इसके 8 के 8 क्वेश्चन को क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब हम बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसके 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। समझिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1 मिनट हल्का आप लोग तब तक देखिए, तब तक हल्का हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आराम से सीख पाएंगे। क्या है देखिए, बोला जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि इस स्थिति को द्विघात समीकरण में बदलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 228 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में जो है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इस स्थिति में आपको इस स्थिति को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन 2 है उसमें शायद 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, और इसमें से फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट से आपको एक द्विघात समीकरण क्या करना है, निकालना है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको आपको बदलना है। ये स्टेटमेंट बोला क्या, बोला कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक आयत के जैसा जमीन का टुकड़ा है, सीधा समझ लो आप। मान लीजिए यही है आयताकार खेत, आयताकार ये खेत है, आयत के जैसा क्या है, ये खेत है, सीधा ये मान लीजिए, ठीक है। ये आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर,
इस खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है। जो क्षेत्र की लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। क्षेत्र का जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई है x, चौड़ाई कितना है x, तो इसका लंबाई कितना होगा? चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक। तो x है चौड़ाई, इसको 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया चौड़ाई का 2 गुना, x का 2 गुना हो गया 2x। लेकिन इसमें बोला है कि चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक भी है। 2 से गुना कर दे तो 2 गुना हो गया, और 1 जोड़ देंगे तो 1 अधिक हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका लंबाई, जो कि चौड़ाई के 2 गुना से क्या है? 1 अधिक है। तो ऐसा कंडीशन आपको बोला गया है। अब इस चीज़ों को आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। फिगर तो बना ही दीजिएगा, लेकिन जब हल करने जाइएगा तो लिख दीजिएगा माना कि भूखंड लिखा है तो भूखंड ही लिख दीजिए। माना कि भूखंड का चौड़ाई, भूखंड का चौड़ाई बराबर x मीटर। इसीलिए बताइए कि लंबाई कितना होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे लंबाई बराबर कौन सा चीज़? तो लंबाई बराबर क्या होगा भाई साहब? तो लंबाई बराबर होगा चौड़ाई के 2 गुना का इससे 1 ज़्यादा। तो ये 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। ये 2x + 1 क्या है? ये चौड़ाई है। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से मतलब प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल किसका? ये आयत का क्षेत्रफल है, या फिर हम ऐसे लिख देंगे प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का हम बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। अब देखिए, इतना चलो लिख ही देते हैं। ये किसका क्षेत्रफल है? 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल के स्थान पर हम लंबाई गुने चौड़ाई लिख देते हैं। तो लंबाई है आपका 2x + 1 और गुने होगा चौड़ाई, तो चौड़ाई है x। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर वही होगा 528 होगा। इसको अब गुना कीजिए, 2x को x से गुना कीजिएगा तो ये 2x² होगा। 1 से x को गुना कीजिएगा तो 1x होगा। 528 को बाएं लाएंगे तो -528 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -528 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस कथन को आपने यहाँ पर देखा 2x² + x -528 बराबर 0। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण ही तो है। और क्वेश्चन में भी बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो आप ऐसे आराम से बदल सकते हैं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क में पूछा जाएगा। इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कुछ कथन दिया गया है। कथन है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 306। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है। धनात्मक पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। पूर्णांक होते 3 प्रकार के, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो उसमें से धनात्मक पूर्णांक की बात करी जा रही है। तो धनात्मक पूर्णांक और उसमें भी क्रमागत मतलब लगातार। जैसे कि एक 3 है तो एक 4 होगा।
तो 3 तो 3 है, 4 कैसे मिला? 3 + 1 करने से 4 मिला होगा। ठीक है, तो कोई दूगो लगातार ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 306 है। इस स्थिति में हमें पूर्णांक को ज्ञात करना, ऐसा बोला गया है। तो पूर्णांक का ज्ञात करने के मकसद से आप एक द्विघात समीकरण बनाइए, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो हल करने के लिए जब जाइएगा तो सीधा सीधा लिखिएगा, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखिएगा माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक मान लेते हैं x एवं दूसरा क्या होगा, इसके जस्ट एक ज़्यादा होगा, तो लिख देते हैं x एवं x + 1, x + 1 है, x एवं x + 1 है। जब कभी भी लगातार दो संख्याएं लेना हो, उसमें से अगर आप एक को x बोले हैं तो जस्ट अगला कौन होगा, एक ज़्यादा होगा उससे। जैसे कि अगर आपको 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है, आपने एक लिया 5, तो दूसरा कौन लेंगे, 6 लेंगे, तब ना लगातार हो पाया। और 6 लेने के लिए क्या करना हुआ, 5 + 1 करना हुआ। इस तरह से जब मैंने x लिया तो इसके जस्ट आगे वाला होगा x + 1, यानी कि उससे एक ज़्यादा। तो हमें 2 संख्या मिला, एक x और एक x + 1, इसी दोनों का गुणनफल 306 है। ऐसा हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो 306 मिलेगा। यानी कि x × x + 1 करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 306। क्या मिलेगा, 306 मिलेगा। अब इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लीजिए, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। x को x से गुना कीजिएगा तो x², x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा, 306 को बाएं ले आइए तो -306 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एंड यही आपका फाइनल आंसर है। ये द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, मतलब यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बातें जो है कभी भी नहीं होगी। कितना 2 से 3 लाइन में आपने क्या कर लिया, बना लिया। यही सिस्टमैटिक रूल है इसको बनाने का। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये माँ है तो बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आज से 3 वर्ष के बाद दोनों के उम्र को अगर गुना किया जाएगा तो 360 मिलेगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये मानते हुए आपको इस कथन को द्विघात समीकरण में क्या करना है, बदलना है। ठीक, द्विघात समीकरण में क्या करना है, बदलना है। देखो अब ध्यान लगाओ, लिख लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, जो निकालने के लिए बोला जाता है उसी को हम मानते हैं। तो रोहन की वर्तमान आयु निकालना है तो उसी को मानेंगे। लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु बराबर हमने मान लिया x वर्ष। कितना माना, x वर्ष। रोहन का वर्तमान उम्र हमने कितना माना, x वर्ष। अगर रोहन का वर्तमान उम्र x है तो उसकी माँ का वर्तमान उम्र कितना होगा बताइए। तो चूंकि उसकी माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है तो 26 ज़्यादा होगा, तो लिखेंगे इसीलिए उसकी माँ का वर्तमान उम्र, उसकी माँ का वर्तमान उम्र उम्र या आयु, दोनों बात बराबर ही है, आयु लिख देंगे या फिर उम्र, कोई दिक्कत नहीं है।
तो रोहन का है x, तो उसके माता जी का जो है x प्लस 26 होगा, क्योंकि 26 वर्ष ज़्यादा है उसका उम्र, इतना वर्ष हो गया उसके माता जी का। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब एक बात बताओ मुझे आप, प्रश्न में बोला गया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद उसके दोनों के उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष के बाद बताइए कि रोहन का उम्र कितना हो जाएगा। अभी रोहन का उम्र है x, तो 3 वर्ष के बाद इसमें 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया रोहन का 3 वर्ष बाद वाला उम्र। और आप बताइए कि अभी रोहन के माता जी का उम्र है x प्लस 26, ठीक है, कितना? x प्लस 26 है, लेकिन 3 वर्ष के बाद इसमें 3 और जुट जाएगा, तो ये है रोहन का 3 वर्ष का बाद वाला उम्र, और ये है रोहन के माँ का 3 वर्ष का बाद वाला उम्र। क्वेश्चन में बोला गया कि इसका गुणनफल जो है ना, इस दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमें मिलता है 360। कितना मिलता है? 360 मिलता है। अब इसी स्थिति को आप द्विघात समीकरण में बदल देंगे, देख लीजिए कैसे बदलेंगे इसको। आप इसको x प्लस 3 ही रहने दीजिए, दाहिने में देखिएगा तो आपको मिलेगा x प्लस 26 3, 26 27 28 29, 26 3 29 हो गया, दाहिने में हो जाएगा 360, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 360। अब कोष्ठ का गुना आप लोगों को करने आता ही है, पहले सिखा रखे हम। आप 2 कोष्ठ को गुना करने जा रहे हैं तो दोनों में से यहाँ पर x हम निकाल लेते हैं इस वाले में से, और x प्लस 29 लिख देंगे, x प्लस 29 क्या कर देंगे? लिख देंगे, फिर प्लस 3 निकाल लीजिए, और फिर x प्लस 29 फिर क्या कर देंगे? हम लिख देंगे, बराबर में 360 है तो लिख देंगे हम। फिर आप गुना कीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, x को 29 से गुना कीजिएगा तो 29x, 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, 3 को 29 से गुना कीजिएगा तो 30 3 90 होता है, तो 87 होगा। कितना होगा? 87। ये हो जाएगा आपका 87। दाहिने में है 360, उस 360 को बाएं ले आइए तो माइनस 360, दाहिने में बचा 0। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा था, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, 29x आप प्लस 3x 32x हो जाएगा, 29x और 3x कितना होगा? प्लस 32x। आप प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ज़्यादा है माइनस में। देखिए 360 में से 87 घटाइएगा तो 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर जो है 7 तो 273 मिलेगा। कितना मिलेगा? 273। तो माइनस 273 बराबर 0, यही आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए इस दिए गए कथन के मदद से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बनाइएगा आप लोग, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हम यहाँ लिख दें, आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूर चलती है? 480 किलोमीटर चलती है वो। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ये 480 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने में पहले जितना टाइम लेती थी उससे अब ये क्या करती? 3 घंटा ज़्यादा लेती। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया जाए तब, तो इस स्थिति में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने की स्थिति में इस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए एक एक चीज़ें समझिएगा। हम बोले थे कि जो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोले उसी को मानिएगा। तो आपको निकालना है रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना
की रेलगाड़ी, बिल्कुल ठीक है। माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी का शुरुआती टाइम में जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए कि 480 किलोमीटर चलने में कितना उसको समय लगेगा। तो समय निकालने का आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा। इसी फार्मूला के हेल्प से जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 480 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा वो पहले हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, या ऐसे भी लिख सकते थे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, लिया गया समय। अब देखिए आप, समय हमें निकालना है, समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 480 किलोमीटर, तो ऊपर लिख दीजिए 480 किलोमीटर, ठीक, 480 किलोमीटर। और नीचे में लिखना आपको चाल, तो चाल तो अभी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा टाइम लगेगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, जबकि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तब। लेकिन बाद में क्या बोला गया कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता तो 3 घंटा ज़्यादा समय लगता। तो हम पहले यह निकालेंगे कि अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो चलिए लिखेंगे 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, क्या लिखेंगे, 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय। जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, लिख देते हैं, कम कर दिया जाए। जब हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ भी तो आपको समय ही निकालना है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या भाई साहब, वही दूरी है, 480 किलोमीटर ही अभी भी तय करने का समय निकालना चाहते हैं हम। तो 480 बट्टा चाल, चाल पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब हम चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना चाहते हैं। तो 8 घटा दीजिए इसमें से, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम हो गया। तो इतना घंटा टाइम लगेगा, इतना घंटा टाइम लगेगा अगर आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा टाइम चाल कम कर देंगे तब। अब आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि ये वाला जो समय है ना वो 3 घंटा कम है, कि सॉरी 3 घंटा ज़्यादा है। यहाँ पर बोला ही गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी कि ये 3 घंटा ज़्यादा है।
और ये वाला जो समय है वो 3 घंटा क्या है, कम है, क्योंकि इसमें चाल कम है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो ये वाला है 3 घंटा ज़्यादा, ये वाला जो चाल है वो 3 घंटा कम है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले चाल में से इस वाले समय में से, 1 घंटा में है तो समय है, इस समय में से इस वाले समय को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आइए वही काम करते हैं हम लोग, और इसी के हेल्प से आपको द्विघात समीकरण जो है मिल जाएगा। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। हल्का कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए। तो प्रश्न से हम समझ रहे हैं कि ये 3 घंटा ज़्यादा है और ये 3 घंटा कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि 480/x-8। इसमें से घटाएंगे, इस समय में से घटाएंगे अगर हम 480/x को, 480/x को अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है और ये 3 कम है। जैसे मान लीजिए कि 23 में से आप घटाइएगा 20 तो आपको 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 3 ज़्यादा था, 3 ये कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 मिलेगा आपको। उसी तरीक़ा से यहाँ भी आपको चीज़ें समझना है, ठीक है। अब इस वाले समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई बड़ी बातें जो है यहाँ पर नहीं है। चलिए हम अगले पेज में ही क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ, चलिए यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, बाएं साइड आपको बट्टा का घटाव करना है। तो बट्टा का घटाव कीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा, x - 8 और x का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो होगा x - 8 × x, और फिर x - 8 से भाग दीजिएगा तो x - 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x। इस x को 480 से गुना कीजिएगा तो ये 480x होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और x से भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा, x - 8 बचेगा। तो x - 8 को 480 से गुना करना होगा, तो यानी कि 480 को गुना करना होगा x - 8 से, x - 8 से, और ये दाहिने में हो जाएगा 3/1। कितना होगा, 3/1, तो वो पहले से है, मतलब 3, तो इसके बट्टे में 1 लगा दिया हमने। इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। सिंपल है बट ध्यान देना होगा आपको। ये जो 480x है, 480x, ये -480 से इस x को गुना कीजिएगा तो ये -480x होगा। -480 को फिर आपको 8 से गुना करना होगा, -480 को -8 से गुना करना होगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 64 का हो जाएगा आपका 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा। 32 और 6 कितना होगा, 38 होगा, यानी कि 3840। और नीचे में गुना कर लीजिए आप, नीचे में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x को x से गुना कीजिएगा तो x², और x को -8 से गुना कीजिएगा तो -8x। दाहिने में आपका 3/1 क्या है, 3/1 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि -480x से +480x कट जाएगा। -480x से +480x क्या हो गया, कट गया। ऊपर में बच गया केवल 3840। ऊपर में क्या बचा, 3840 बचा, और नीचे में x² - 8 बचा। तो लिखिए 3840/x² - 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगले स्टेप में 3840/x² - 8
x और दाहिने में होगा 3/1। 3/, क्या होगा, 1 होगा। इस 3 से 3840 को भाग देने की कोशिश कीजिए तो लग जाएगा भाग, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे भाग लेगा, क्योंकि बराबर के बाएं दाहिने भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा। तो इस 3 से 3840 को भाग दीजिएगा तो देखिए 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। 38 में से 36 घटा लिया आपने, 1 मिनट, हाँ ये 12, 1 मिनट रुक जाओ, रुको कुछ अलग तरीका सोचते हैं। ये 12 से तो हम लगा सकते हैं, बट आपको कुछ समस्या आ सकता है समझने में, इसलिए मैं आपको इसको चेंज करके हल्का समझाता हूँ। देखिए 3 से 3 का 3 कट गया, 3 दूना 6 कैंसिल होगा, 8 में से 6 गया तो 2 हुआ, 2 पर ये आएगा 4 तो हो गया 24 हो गया। और 24 यानी कि हाँ ये हो जाएगा आपका 24। तो फिर क्या होगा, 8 से 24 को भाग दीजिएगा तो 8 त्रिक 24 कट गया, और फिर ये 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1280 भाग दे लीजिएगा आप। 3840 में 3 से तो 1280 मिलेगा, यानी कि हमें जो मिला वो क्या मिला देखिएगा, हमें मिल गया ऊपर में 1280, नीचे में तो ये जो है वो है ही है, दाहिने में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/1। अब कोना कोनी गुना करने में होगा आसान। x² माइनस 8x को 1 से गुना कीजिएगा तो ये x² माइनस 8x होगा। 1280 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1280 होगा। इसको बाएं ले आइए, क्या होगा देखिएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको हल्का भी समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार शुरू से फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 4.2 हम अगले क्लास में फिर से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।